बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मेरे संग की औरतें। पाठ के इस पार्ट में लेखिका ने अपनी बहनों के बारे में बताया है कि किस तरह उसकी बहनें भी लीक से हटकर चलती रहीं। आगे वह कहती है, पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुला भगत थी। मंजुला भगत जो है वो भी जानी मानी लेखिका हैं। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोगापंथी घर घुसू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4वीं 5वीं बेटियां पैदा हुईं तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। लेखिका के जितने भी भाई बहन थे उनमें से 2 बहनों को छोड़ के सभी भाई बहन, यानी उनका जो एक भाई है वो और बहनें सभी लेखिका हैं, मंजुल भगत, अचला और मृदुला गर्ग। इनमें से बच्चों मैं आपको बता दूं, राजीव और अचला को मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है, और मृदुला गर्ग को तो आप पढ़ ही रहे हैं। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। लेखिका कहती है कि उसकी ससुराल में उसे कोई नहीं पढ़ता, यानी उसकी कहानियों को कोई भी नहीं पढ़ता, और इस तथ्य को हजम करने में, यानी उसे इस बात को अपने मन को समझाने में बहुत समय लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। वो कहती है कि फिर उसके फ़ायदा उसे ये समझ में आया कि कम से कम घर में कहानियों की आलोचना मुझे नहीं सुननी पड़ती। खैर, मैं अपनी नहीं, अपनी और देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आईं और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। लेखिका बताती है कि जो बहनें उसकी लेखिका नहीं बनी वो लीक पर से ज़्यादा ही कुछ हटकर चलीं। ऐसा नहीं था कि जो लेखिका बन गई वही लीक से हटकर चलीं, जो लेखिका नहीं बनी वो भी लीक से हटकर चलने वाली ही थी। 4थे नंबर वाली रेणु का आलम ये था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर शायद साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी। रेणु क्या करती थी कि बस अड्डे से जब गाड़ी उसको लेने जाती थी और वहाँ से उसके घर का रास्ता जो था वो थोड़ा ही था, तो उसका कहना था कि ये सामंत शाही का प्रतीक है और इतना रास्ता जो है वो पैदल ही चलेगी। गाड़ी में बैठ के अचला जो थी वो गाड़ी में बैठ के आती थी और रेणु पैदल पैदल आती थी। और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर। खरामा बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तहान देने से भी परहेज़ था। स्कूल तो जैसे तैसे पार कर लिया, पर जब बीए का इम्तहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं।
हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को ना खुद उन्हें। यानी रेणु जो थी वो इस हद तक लीक से हटकर चलती थी कि उसने पढ़ाई तो की लेकिन एग्ज़ाम नहीं देती थी। स्कूल से जैसे तैसे निकल गई। जब बीए का एग्ज़ाम देने की बारी आई तो उसने कहा कि पहले उसे ये बताओ कि एग्ज़ाम देना ही क्यों ज़रूरी है। पिताजी ने कहा कि नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत करेंगे, लेकिन कोई भी तर्क उसे समझ में नहीं आया। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए तो कर लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच को सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। वो रेणु जो है वो इतना अधिक सच बोलती है कि लोग उसके सच को भी मजाक समझ लेते हैं। तो इस तरह से जो उनकी बहन है लेखिका की रेणु, वो भी लीक से हटकर चलती है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्द यानी उसके शिष्य जिनको वो पढ़ाती थी, उनके नंबर ज़्यादा आते थे और उसके कम आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था, यानी अनजान था। जिस लड़के से शादी करने का उसने ऐलान किया था, सबको बताया था कि वो इस लड़के से शादी करेगी, तो ये मुश्किल थी कि खुद लड़के को भी ये पता नहीं था कि किसी लड़की ने ऐसा प्रण ले रखा है। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए, यानी उसके सामने समर्पण कर दिया, उसकी बात को मान लिया। किसने? उस लड़के ने भी जिसको उसने पसंद किया था। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं। मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 वर्ष पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। अपनी दूसरी बहन अचला के बारे में लेखिका बताती है कि कुछ समय तक वो कम खिसकी हुई थी, यानी लीक पर चलती रही। क्या किया? ढंग से पढ़ाई की, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, लेकिन उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। फिर उन्होंने भी क्या किया? लेखन में उतर गई। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़ों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त यानी उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा कि चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम है, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी की भी बारे में ये यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच।
यानी लेखिका बताती है कि जब वो कर्नाटक के बागलकोट कस्बे में रहने के लिए पहुंची, वहाँ कोई भी स्कूल नहीं था, तो जो ईसाई मिशनरी थी उसके बिशप से उसने प्रार्थना की वहाँ पर एक स्कूल खोल दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसकी बात को इसलिए नहीं माना क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियन जनसंख्या नहीं थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से ये व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूल में दाखिला भी पा गए। यानी लेखिका ने वहाँ पर अपने प्रयासों से स्कूल भी खोला और सरकार से उसको मान्यता भी दिलाई। और लेखिका के साथ साथ जो सीमेंट कारखाने के और अफसर थे उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ के अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन भी उनको मिल गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत ये रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था, यानी उचित जवाब, ठीक जवाब किसी के पास नहीं था कि स्कूल बंद क्यों होगा। यानी बारिश हो रही है लेकिन उससे स्कूल क्यों बंद होगा, रेणु को ये कोई भी नहीं समझा पाया। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत ये थी कि बारिश एकमुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था, तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं, यानी उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि स्कूल बंद होने के बाद भी वह सड़कों पर पानी भरा हुआ था और उसमें वो अपना बैग लेकर 2 किलोमीटर स्कूल चलकर पहुँची थी। इससे कोई अफसोस नहीं था। स्कूल वापस बंद मिला तो वो वापस आ गई। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेकिन अपनी बहन रेणु के बारे में बताते हुए कहती है कि किस तरह से वो सड़कों पर पानी भरा हुआ था और बैग टांगकर 2 किलोमीटर चलकर स्कूल गई और फिर स्कूल बंद था तो वापस आ गई, और फिर उसे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था। उसने किसी का कहना नहीं माना कि बारिश हो रही है इसलिए स्कूल बंद होगा। उसने खुद जाकर देखा और फिर वापस आ गई। तो लेखिका कहती है कि सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। यानी व्यक्ति जो है वो जब सबके साथ रहता है तब भी वो अकेला होता है। लेखिका कहती है कि जब व्यक्ति अकेला होता है तो अपने आप को जान पाता है, अपने अंदर झांक पाता है, अपने बनाए हुए रास्तों पर चल पाता है। जब वो दुनिया की सुनता है तो जो खुद उसका मन करता है, जो अपना रास्ता बनाना चाहता है, तो वो उस पर नहीं चल पाता। अपनी बहन के बारे में बताते हुए वो कहती है कि रेणु ने, घर के सभी लोगों ने उससे कहा कि स्कूल बंद होगा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने अपना रास्ता खुद चुना। तो वो कहती है कि मुझे भी लीक से हटकर चलने का शौक़ है, लेकिन रेणु के मुकाबले में वो भी नहीं ठहरती है। इस तरह से लेखिका ने जिन महिलाओं ने उसको प्रभावित किया, उसके जीवन में उसको प्रभावित किया, उनके बारे में उसने इस चैप्टर में बताया था। वो थी उसकी नानी, उसकी दादी, उसकी माँ और उसकी बहनें, और स्वयं लेखिका भी। धन्यवाद।